बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अगले सेशन की तरफ बढ़ रहा हूं और वो सेशन बहुत स्पेसिफिक सा है, थोड़ा पॉलिटिकल है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें आजकल पॉलिटिक्स में उस तरह। पंजाब में चन्नी जी का सीएम बनने, चीफ मिनिस्टर बनने से बाकी राज्यों में चुनावी समीकरण कितना बदलेगा? अभी हाल के दिनों में एक पंजाब में एक कांग्रेस की इंटरनल क्राइसिस हुई, वो शुरू 2-4 महीने पहले हुई थी। सिद्धू जी को वहां का स्टेट अध्यक्ष बनाया गया। फिर वहां के कुछ विधायकों ने कहा कि भाई जो सीएलपी की मेजोरिटी थी उसने कहा कि नहीं, वी नीड अ चेंज इन लीडरशिप। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ और उसके बाद वहां एक 2-3 दिन तक ये लगा कि कभी ये बनेंगे ये बनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वहां चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बन के आ गए। दारापुरी साहब, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप इस राजनीति को भी समझते हैं, आप ठीक से जानते हैं क्या हो रहा है। चन्नी जी का चीफ मिनिस्टर बनना क्या दलित राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, खासकर पंजाब में? क्योंकि 66 से जब पंजाब सूबा बना, अब तक ज्ञानी जैल सिंह साहब ही एक बैकवर्ड वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे। बाकी आज ये पहली बार हो रहा है कि चन्नी जी एक शेड्यूल कास्ट दलित व्यक्ति वहां का चीफ मिनिस्टर बना है और हमें हमारा नेतृत्व कर रहा है। दारापुरी साहब, देखिए, ऐसा है कि पंजाब में चन्नी का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस के लिए बहुत एक लाभदायक चीज साबित हो रही है। पहली बात तो ये है कि चन्नी जो है वो एक काबिल मुख्यमंत्री है। वो ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सी जगह होता है कि खाना पूर्ति के लिए किसी को पकड़ कर बैठा दिया जाता है। वो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है और मुख्यमंत्री बनने के बाद इधर जो उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो जो सामने आ रहा है वो लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। वो क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उस तबके से आते हैं जिनकी समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से अवगत है, किसानों की समस्या से अवगत है। तो इधर आने के बाद उन्होंने एक छोटे छोटे जो फैसले लिए हैं, 2 किलोवाट तक जो है वो बिजली का बिल माफ कर देना, जो कि ज्यादा गरीब लोगों को लाभ पहुंचाता है। उसके अलावा बाकी टीचर्स की लोकल पोस्टिंग की बात करना और दूसरे ऐसे जो मामले हैं, उन मामलों में उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ही व्यवहारिक और प्रो पीपल दिखाई देती है। तो इससे केवल दलित ही नहीं, जो बाकी लोग हैं वो भी उससे बहुत अच्छी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरे ये पंजाब में भारत की सबसे बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, 38% है। वो अलग बात है कि वो थोड़ा डिवाइडेड है, परंतु पंजाब में दलित जो है कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बेस रहा है और वहां कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं भी पंजाब से हूं, मैं टच में हूं, तो वहां मैं देख रहा हूं कि जो लोग पहले कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े थे, अकालियों के साथ थे या थोड़े बहुत बचे खुचे थोड़े बीएसपी के साथ थे, वो भी चन्नी की परफॉर्मेंस और उसका नजरिया, उसकी जो अप्रोच है उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और बड़ी तेजी से उनकी लॉयल्टी जो है वो दूसरी जगह से हटके वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो मैं समझता हूं कि पंजाब के लिए तो खास तौर से चन्नी का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत उसके जो भावी परिणाम है बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि चन्नी अगर इसी तरह से काम करते रहे तो आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए पंजाब में चुनाव जीतना कोई कठिन काम नहीं होगा और उनकी एक बहुत अच्छा स्थान जो है वहां पर प्राप्त करेंगे। और दलितों को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी है कि पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री बना है, वो भी खाना पूर्ति वाला नहीं, वो काबिल मुख्यमंत्री बना है। तो उससे दलितों के अंदर बहुत उत्साह है और दलित बड़ी तेजी से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का ये फैसला जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पंजाब के लिए जो। मैं दारापुरी साहब आपके पास आ रहा हूं, उसी बात से बात शुरू करेंगे कि ये हम सब लोगों को कुछ अटपटा सा लगा था कि मायावती जी ने सही में तुरंत, मतलब वो अभी शायद पूरी तरह से ओत लेके अपने घर भी, आवाज भी नहीं पहुंच पाए होंगे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानन में कर दी। एक दूसरा ये है कि यूपी में जो दलित वोट है वो कांग्रेस के पास से बीएसपी के पास चला गया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रियंका जी फिर से एक्टिव हो गई हैं, तो क्या उनके एक्टिव होने से ये वोट आपको लगता है कि फिर से कांग्रेस के पास वापस आ सकता है?
देखिए, एक तो मैं मायावती के रिएक्शन के बारे में बता दूं। उनकी ये एक अवधारणा है कि जब हम दलितों की राजनीति कर रहे हैं तो किसी दूसरे को जो राजनीति करने की क्या जरूरत है। ये हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश का, अब मैं तजर्बा बता रहा हूं आपको, उनका ये कहना है कि जब हम दलितों के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो फिर दूसरा कोई इसको क्यों करे। तो वो नहीं चाहती कि कोई दूसरा जो है दलितों की राजनीति करे। अच्छा, एक बात और है पंजाब के बारे में बता दूं कि अकाली और बसपा का गठजोड़ पिछले कई चुनाव से चला आ रहा है। जो अकाली पार्टी है, उनका कोई दलित एजेंडा नहीं है। वैसे तो मायावती का भी कोई दलित एजेंडा नहीं है, आज तक कोई सामने नहीं आया है। तो वो उनका एक खास कारण है जिसकी पंजाब में बहुत चर्चा है कि मायावती अकालियों के साथ ही गठजोड़ क्यों करती है। खैर, मैं उसको नहीं कहना चाहता, पंजाब में बच्चा बच्चा जानता कि क्यों गठजोड़ होता है, वोट तोड़ना होता है। वहां पर कुछ परिस्थितियां तो ऐसी रहती हैं जहां पर बसपा को कैंडिडेट खड़ा करने के लिए भी नहीं मिलता है। एक चुनाव का मैं व्यक्तिगत तजर्बा आपको बताता हूं। तो पंजाब में जो बसपा और अकाली गठजोड़ है, वो कोई ऐसा गठजोड़ नहीं है कि जिसको तोड़ना मुश्किल हो। तो कांग्रेस का ये जो कदम है ये उसको तोड़ देगा। और मैं इस समय तक जानता हूं कि बसपा का बहुत सारा वोट जो है पंजाब में बड़ी तेजी से वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जो बात है, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर मतलब हो सकता है। अब शर्ते के कांग्रेस नंबर 1 पंजाब में दलित एजेंडा लाए, अपना वहां घोषित करे, और उत्तर प्रदेश में दलित एजेंडा लाए। और उनको कहने के लिए मतलब उनके पास एक बात ये होगी कि देखिए, हमने पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री को बनाया, जबकि यहाँ कोई दूसरी पार्टी ऐसा कोई दावा करने वाली नहीं है। तो ये निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दलित एजेंडा क्या लाती है और किस प्रकार से दलितों को अपने साथ जोड़ती है। और पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का लाभ कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में उठा सकती है और वो लाभ उन्हें मिल भी सकता है। और यहाँ के उत्तर प्रदेश के दलित भी पंजाब में चन्नी के मुख्यमंत्री बन जाने से काफी मतलब उत्साहित है, प्रफुल्लित है, और उनकी अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार का स्थान जो है वो दलितों को मिलना चाहिए। जबकि मायावती से उनका मोह जो बड़ी तेजी से भंग हो रहा है। जो कोर कंस्टिट्यूएंसी जो ये कहा जाता है जाटव और चमार कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है मायावती से टूट चुका है और वो निरंतर टूट रहा है। क्योंकि मायावती जिस प्रकार से ब्राह्मण महिमा, ब्राह्मणों के लिए सारी चिंता दिखा रही है, दलितों का ना उसका कोई एजेंडा है, ना उसने कभी दलितों के प्रति चिंता व्यक्त की है। तो इस परिस्थिति का फायदा कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में भी उठा सकती है। जी हाँ, मैं दारापुरी साहब आपसे एक चीज और, ये जब एक आरक्षण जो है एक बड़ा साधन है, और मैं अपने को करेक्ट कर लूं क्योंकि प्रोफेसर रविकांत साहब ने वो ठीक ही कहा, क्योंकि मैं समरसता और समता को इंटरचेंजेबल मान रहा था, लेकिन समरसता और समता का फर्क इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया। वो एक इंस्ट्रूमेंट है बराबरी पर लाने का, उस समता को उसको बराबर करने का। अब सरकार में नौकरी कम हो रही है, सरकार की नौकरियां तो कम हो ही रही हैं, संविदा पर सारे काम रखे जा रहे हैं, संविदा में कोई आरक्षण नहीं है। अब ये जो एक दिक्कत है, ये पिछड़ों को या दलितों को, वंचितों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी कहने को तो कहती कि हमने एक दलित राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन ग्राउंड पे वो सारे मतलब आपके रोजगार खत्म हो रहे हैं, आरक्षण जहां हो सकता है वो खत्म हो रहा है, और इनडायरेक्टली वो कैसे समता मूलक समाज बनेगा। देखिए, ऐसा पहले तो मैं एक बात जो आपने कही थी मैं उसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मायावती ने वहां पर उप मुख्यमंत्री वाला पद क्यों स्वीकार किया। ये एक आपने सवाल पूछा था, इसके बारे में मैं बताऊं कि मायावती को मालूम है कि उस बसपा की वहां क्या औकात है, पंजाब के अंदर क्या औकात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद पंजाब को बिलोंग करता हूं और जो गढ़ सेंटर है पंजाब का, वहां पर मेरा घर है, मैं बराबर टच में हूं। तो बसपा को कुछ मिलने वाला नहीं है इस चुनाव में। अब गठबंधन क्यों होता है, एक बात और आई थी, ये पैसे वाली बात जो है, मैं खैर पहले इस बात को गोल कर गया। वहां क्या है, जो अकाली दल है वो इनकी पूरी फंडिंग करता है, और इस फंडिंग को लेके पिछले चुनाव में खुलेआम जूतम जूत हुई है।
वहां पर जो करीमपुरी है, इनके जो इंचार्ज है, उनके साथ मार पिटाई हुई कि सारा तुमने रख लिया। ठीक है, मायावती को तो जो दिया सो दिया, और बाकी वाला तुमने नहीं बांटा, और इसको लेके वहां पर जूतम जूत हुई है, और वहां के सब दलित इस बात को जानते हैं। इसलिए पंजाब में बसपा का कोई शायद एक आध सीट शायद ही आए, मैं शायद की बात कर रहा हूं, मैं वहां की स्थिति जानता हूं क्या। अब जो आप आरक्षण वाली बात आप बता रहे हैं कि जितनी तेजी से भाजपा प्राइवेटाइजेशन कर रही है और जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनको सबको बेच रही है, उससे आरक्षण बिल को बेईमानी होता जा रहा है। जब भाई दलितों का बड़ा हिस्सा जो है वो तो आरक्षण के सहारे बैठा है, या उसमें से कुछ आगे बढ़ा है, वो आरक्षण के माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से बढ़ा है। जब आप इतनी तेजी से इतने बड़े स्केल पर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर उसमें आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं, ना दलितों को कोई फायदा है और ना पिछड़ों को कोई फायदा होगा। इसीलिए दलित जो है ये अपेक्षा करता है कि कांग्रेस से, खास तौर से, कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये जो निजीकरण वाला मामला इतनी तेजी से हुआ है, इसको वो रोके और उल्टा रिवर्स में जाए कि जो बेच दी गई है उनको वापस ले। तो इसलिए जो आरक्षण का मुद्दा है वो कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि उन्हें अपने मैनिफेस्टो में इस बात का वादा करना चाहिए कि हम ये प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे और दलितों के आरक्षण का दायरा जो है उसको और बढ़ाएंगे। तो ऐसा करने से कांग्रेस को डेफिनेटली एक लाभ मिल सकता है। मैं दारापुरी साहब एक थोड़ा इसलिए समझना चाह रहा हूं कि ये जो भाजपा की सरकार है जो इतने माइन्यूटली एक एक चीज देखी है, ओबीसी में भी कोयरी, पासी, वाल्मीकि, सोनकर, मतलब उसके सब कास्ट को भी इतने ध्यान से देख के कौन क्या होगा करती है। मेरी बात समझ में नहीं आई है। मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक एक चीज पूछना चाह रहा हूं। आप अधिकारी भी रहे, आप सामाजिक जीवन में भी हैं। राम मंदिर ट्रस्ट बना, राम मंदिर ट्रस्ट, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि पूरा मनुवादी है, ठीक है, वो कोई अंदर की पूजा करने के लिए तो है नहीं। ट्रस्ट तो भाई वहां कैसे चलेगा, सड़क कैसे बनेगी, लोग कैसे जाएंगे, उसकी व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए 15 लोगों में 12 मेरे हिसाब से ब्राह्मण है। एक मंडल जी को आपने इसलिए रख लिया क्योंकि वो पुराने थे तो आपको जबरदस्ती वो रखना पड़ा था, इसलिए रख लिया। एक वो चंपत राय जी हैं, वो वैश्य है, एक और है जो सेंट्रल गवर्नमेंट। इस समय भी जब आया तो आपको पूरे 15 में कोई महिला नहीं मिली। आपको इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, आपको वो नहीं मिला। एक आपको किसी और वर्ग का, जब आप इतने स्पेसिफिक हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आप उसकी यात्रा चला रहे हैं, मैं ये भी पूछना चाहूंगा वो क्या राम मंदिर केवल ब्राह्मणों के लिए है? वो मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं, हम लोग के लिए वो राम मंदिर नहीं है। वो देखिए, जो ट्रस्ट की बात है उसमें एक रखा है, वो बहुत ज्यादा पुराने भक्त हैं इसीलिए उनको रखा है, और उसके एक के होने से वहां वो कुछ कर नहीं सकते कि उसके अंदर कोई नीति को निर्धारण करा लेंगे या कोई व्यवस्था बदल लेंगे, वो कर नहीं सकते। और बाकी जो बात रही, देखिए ऐसा है, हिंदू तो बहुत है परंतु सब हिंदू बराबर के नहीं है। ये सारा जो कुछ भी है हो रहा, ये जो ऊंचे वाले हिंदू हैं उनके लिए हो रहा, बाकी वाले जो नीचे वाले जो छोटे वाले हिंदू हैं वो उनको सामने रख के नहीं हो रहा। इसलिए ट्रस्ट के अंदर वो वर्चस्व मतलब स्वाभाविक है, और जिस प्रकार की मतलब भाजपा की नीति है और जिसके अंदर महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया जाता, अगर दिया भी जाता है तो वो केवल खाना पूर्ति के तौर पे दिया जाता है। तो इसीलिए महिलाओं का ना होना और दलितों का, वो भी दलित जो रखा गया है उसकी क्या औकात है या उसका क्या स्टेटस है, वो केवल एक खाना पूर्ति है। पर एक बात है कि दलित इस सब चीज को बड़ी गहराई से देख रहा और वो समझ भी रहा है, चाहे वो राम मंदिर की बात है तो चाहे वो दूसरी बात है, दलित इस बात को समझ रहा है और वो मौका आने पर जो है इस पर जरूर कार्रवाई करेगा। एक बात मैं खासतौर से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। पंजाब में उन्होंने बना के बहुत अच्छा किया और उसका लाभ उनको मिल रहा है, आगे भी उनको लाभ मिलेगा। और जो दूसरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है वहां भी उनको लाभ मिल सकता है, बशर्ते के वो जो एक दलित एजेंडा लाए और वो दलित एजेंडे को ईमानदारी से लागू करने का वादा करें और पहले की तरह दिखावे के तौर पे नहीं।
नीतियां तो बहुत बनती रही पर उनमें बेईमानी होती रही। तो कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा मौका है चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाना, और उसको उन्हें आगे एक्सटेंड करना चाहिए। उत्तराखंड में करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, और जो दलित मुद्दे हैं उनको चिन्हित करके प्रमुखता से अपने एजेंडे में लाना चाहिए और लागू करने का ईमानदारी से उनको वादा करना चाहिए।